नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। सीरिया से जिंदा लौट करके सीरिया में अभी जो हो रहा है वो आपकी आंखों के सामने है। हयात तहरीर अल शाम नाम के इस्लामिक संगठन ने सीरिया पर कब्जा कर लिया है। मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये मेरी आंखों की देखी हुई कहानी है। फरवरी 2023 में सदी का सबसे भयावह भूकंप कहा जा रहा था जो तुर्की और सीरिया में आया था। तुर्की का वीज़ा तो कई पत्रकारों को मिला, लेकिन सीरिया का किसी को नहीं मिला। मैं इस देश का इकलौता पत्रकार था जो कि सीरिया पहुंचा था और उस वीज़ा के लिए बहुत ही पापड़ बेलने पड़े थे। सीधा सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद, जो कि अभी वहां से निर्वासित हो चुके हैं और जिन्होंने रूस में शरण ले रखी है, उनके दफ्तर से कांटेक्ट करने के बाद जाकर के मुझे वीज़ा मिल पाया था। और उस वीज़ा को लेकर के जब मैं फरवरी 2023 में सीरिया पहुंचा, करीब 1.5 साल पहले की बात, तो जो तस्वीर मैंने देखी आज जब सीरिया पर कब्जा हो चुका है इस्लामिक फोर्सेस का, तो वही तस्वीर मेरे जहन में है। मैं सीरिया में दमिश्क जो राजधानी है से होते हुए एलेप्पो तक गया था, जो टर्की का बॉर्डर है, जहाँ से टर्की की सीमाएं शुरू होती हैं। और एलेप्पो तक के रास्ते मैंने युद्ध के खंडहर देखे थे। पूरा सीरिया खंडहर में तब्दील था। वहीं पर पास में ISIS का गढ़ था, वहीं पर पास में अलकायदा का गढ़ था, वहीं पास में जो तुर्क विद्रोही थे, जिन्हें की टर्की की गवर्नमेंट जिनकी मदद कर रही थी, वो एक तरफ थे, कुर्द विद्रोही एक तरफ थे। चारों ओर से घिरा हुआ ये सीरिया था और उसके बीच में मुझे दमिश्क से होते हुए एलेप्पो तक जाना था। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। आप सीरिया में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं एलेप्पो के इलाके की तरफ। एलेप्पो पे सबसे पहले कब्जा किया है हयात तहरीर अल शाम ने। मैं आपको बता दूं, एलेप्पो से होते होते वो सीरिया की राजधानी दमिश्क पे काबिज हो गए हैं। सीरिया का एक बड़ा हिस्सा उनके कंट्रोल में आ चुका है। मेरे साथ में एक अधिकारी दिया गया सीरियाई सरकार का, लेकिन वो निशस्त्र था, उसके पास कोई असलहा हथियार नहीं था। और सीरिया सरकार ने माना कि वो जगह जहां मुझे जाना है कवरेज के लिए वो बड़ी खतरनाक है, लेकिन चूंकि भूकंप की त्रासदी इसलिए शायद कोई अटैक ना करे, वो सिर्फ गाइड करने के लिए मुझे था। हम जैसे दमिश्क से निकले, रास्ते भर हमने देखा पूरा रास्ता एलेप्पो के बीच में खंडहर में तब्दील था। घर खंडहर में थे, मकान खंडहर में थे। मैंने उनसे पूछा, जो मेरे साथ में थे सीरियाई सरकार के अधिकारी, ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये युद्ध है, यहाँ युद्ध लगातार चलता रहता है, कभी हम जीतते हैं, कभी विद्रोही भारी पड़ते हैं, और ये सब जो खंडहर है इसी की निशानी है। और हम जब एलेप्पो पहुंचे थे तो एलेप्पो तो ऐसा लगा जैसे कि युद्ध में घिरा हुआ खंडहर, युद्ध में घिरा हुआ कोई खंडहर हो। एलेप्पो बुरी तरह जर्जर था, क्योंकि एलेप्पो पे लगातार वार हो रहे थे। और हयात तहरीर अल शाम जिसने कब्जा कर लिया है अब सीरिया पर, ये उस समय एलेप्पो को जीतने की लगातार कोशिश कर रहा था। एक और इदलिब में जहां पर ISIS एक्टिव था, राका, अलकायदा, इदलिब में ISIS, अलकायदा, ये सब एक्टिव वहां पर थे। और जो सीरियन नेशनल आर्मी थी, जिसे कि सपोर्ट था टर्की का, वो भी नॉर्थ से लगी हुई थी कब्जा करने में सीरिया पर। कुर्द विद्रोहियों को अमेरिका साथ दे रहा था, कुर्द विद्रोही भी लगे हुए थे। हम एलेप्पो में जहां भी बढ़ते थे आगे, हमको ये खतरा हमारे सिर पे मंडराता था कि यहाँ अभी कुछ भी हो सकता है, कोई भी सुसाइड अटैक हो सकता है, किडनैपिंग हो सकती है। सीरिया में एक भारतीय का घूमना, और मैं इकलौता भारतीय था। लेकिन एक बात मैंने ये भी नोटिस की थी, सीरिया के लोग बड़े ही प्यार से मिलते थे। उनको लगता था कि हाँ, भारत का एक शख्स आया हुआ, ये हमारा दुश्मन नहीं है। बोली की समस्याएं थी, अंग्रेजी भी बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जो भी जानते थे वो बड़ी सलीके से पेश आते थे। हम एलेप्पो गए, हम लताकिया गए, लताकिया में भूकंप का बड़ा कहर टूटा था। हम हमा गए, ये हमा, एलेप्पो, इन सब पे कब्जा कर लिया हयात तहरीर अल शाम ने। होम्स पास में, और होम्स में उसी दौरान एक बड़ा सुसाइड अटैक हुआ, होम्स के पास में ही। वो अलकायदा का किया हुआ था, करीब 50 उसमें जाने चली गई। ये उसी दौर में था जब मैं वहाँ पर मौजूद था। जिस वक्त मैं सीरिया में था, 50 के ऊपर जाने वहाँ चली गई आत्मघाती धमाके में। और उस समय भी ये एक डर जहन में जड़ें जमाता जा रहा था कि कभी भी ये जो लड़ाई यहाँ चल रही, चारों ओर से लड़ाई चल रही थी उस समय भी सीरिया में, कभी भी वो एलेप्पो पहुँच सकते थे। और अगर वो एलेप्पो पहुँच जाते तो फिर सीधा कब्जा होता, और उसके बाद जो लोग होते वो उनके हवाले होते। वही हाल जो मैंने यूक्रेन में देखा, जब यूक्रेन में रूस ने आक्रमण किया था और मैं उस समय यूक्रेन की राजधानी कीव में था, तो उस समय भी 64 किलोमीटर का एक घेरा था जो यूक्रेन की राजधानी कीव के चारों ओर बना लिया था। 64 किलोमीटर का एक काफिला था पूरा,
रूसी सेना का और धीरे धीरे कीव की ओर आ रहा था और हम कीव के अंदर फंसे थे। भारतीय एम्बेसी की ओर से हमसे कहा जा रहा था हम तत्काल कीव छोड़ दें, क्योंकि कभी भी खतरा ऐसा हो सकता है कि फिर कोई मदद न कर पाए। बावजूद हम कीव में रुके, क्योंकि अगर यूक्रेन की राजधानी कीव को छोड़ देते तो रिपोर्टिंग कहाँ करते। हम जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि खतरे में पड़ी जानों को और वहाँ के युद्ध के हालात को रिपोर्ट करने गए थे। यही हाल सीरिया का था। और तहरीर अल शाम, हयात तहरीर अल शाम, जिसने अभी सीरिया पर कब्जा किया, मैं आपको बताऊं, वो अलकायदा से निकला हुआ संगठन है। अलकायदा की अल नसरा ब्रांच, और अल नसरा ही आगे चल करके 2016 में उसने अपना रिश्ता अलकायदा से ख़त्म कर लिया और उन्होंने हयात तहरीर अल शाम बना लिया। अल गोलानी जो उसके चीफ हैं, उन्होंने इस समय सीरिया पर कब्जा किया हुआ है। हम जब गए थे तो बशर अल असद की सरकार थी और वहाँ पर उस सरकार के अधिकारियों से हम लगातार कांटेक्ट में थे, और जब एयरपोर्ट से उतरे थे तब से ही वहाँ आंखें हमको घूर रही थी कि हिंदुस्तान से कौन आ सकता है यहाँ पर। ये बड़ी हैरानी की बात थी वहाँ उस समय भी। तो उस सीरिया पर कब्जा हो गया और सीरिया में स्थिति ये थी कि सीरिया में एक कदम चलना भी दुश्वार था। कोई भरोसा नहीं था कि आप अगले कदम सुरक्षित रहेंगे या सुरक्षित नहीं रहेंगे, या कोई भी मिसाइल, कोई भी स्नाइपर के अटैक का बड़ा खतरा था जो दूर से निशाना साधते हैं और जान ले लेते हैं। ये सारे खतरे वहाँ मौजूद थे। अब जब कब्जा हो गया है तो मैं उन पुराने दिनों को याद कर रहा हूँ जो मैंने खुद देखा था, और मुझे लग रहा था ये कब्जा कभी भी हो सकता, जिस तरह से ये फोर्सेस लगातार आगे बढ़ रही थी। और इस समय चूंकि एक बात और हुई है, चूंकि रूस उलझा हुआ यूक्रेन के साथ में, रूस सीरिया की मदद कर रहा था। ईरान इजराइल के साथ में उलझा हुआ है, ईरान भी सीरिया की मदद कर रहा था। सीरिया मतलब बशर अल असद जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, और हिजबुल्ला मदद कर रहा था, लेकिन हिजबुल्ला को खुद इजराइल ने बुरी तरह तबाह कर रखा है। तो सीरिया के बशर अल असद के शासन को कहीं से मदद नहीं मिल पाई, ना रूस मदद कर पाया, ना ईरान, ना हिजबुल्ला, और आखिर में उनको सरेंडर कर देना पड़ा और वो देश छोड़ करके भाग गए और हयात तहरीर अल शाम ने कब्जा कर लिया। आगे क्या होगा ये देखने वाला है। हयात तहरीर अल शाम ये कह रहा है कि हम न्याय का शासन देंगे, लेकिन वो न्याय का शासन क्या वाकई होगा या ये स्थिति अफगानिस्तान में तालिबान जैसी होगी, कुछ वक्त में ये तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अब जब मैं इस सिचुएशन को देख रहा हूँ तो मुझे वो 100 घंटे बेहद याद आ रहे हैं जो कि सीरिया में बीते थे और जब कदम कदम पर मौत से सामना हुआ था। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो लीक से हटकर हैं, जो वास्तविकता और सच्चाई हैं, और वो सिर्फ यही मिलेगी।